है और उसका डेरिवेशन कर रहे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसी के आगे डेरिवेशन में और उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, पिछले टाइम में मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का U बराबर लिख दो चाहे V बराबर लिख दो, जो आपकी मर्जी करें, 1/2 kx²। जो कल मैंने आपको डेरिवेशन बताया था ना स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का, वही डेरिवेशन आप आज आगे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ये देख लेना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले टाइम पे। तो सबसे पहले इसका क्वांटम इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्वांटम व्याख्या। वो क्लासिकल थी, जो अभी की थी ना वो क्लासिकल थी, वो क्लासिकल थी। ये क्वांटम इंटरप्रिटेशन है, क्वांटम इंटरप्रिटेशन। क्वांटम इंटरप्रिटेशन ये था, हेडिंग बना देना सभी बच्चे, क्वांटम इंटरप्रिटेशन, क्वांटम व्याख्या, क्वांटम व्याख्या, व्याख्या, क्वांटम इंटरप्रिटेशन, क्वांटम व्याख्या, क्वांटम इंटरप्रिटेशन, क्वांटम व्याख्या। पिछले टाइम पे जो यूनिट सेकंड का मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसमें मैंने क्लासिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया था, जो पिछले टाइम पे बताया था ना कल, वो क्लासिकल था आपका, क्लासिकल था, ये क्वांटम, क्वांटम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका क्वांटम इंटरप्रिटेशन करेंगे। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। मैंने बताया था कि 90% केसों में हमेशा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट का। एक चीज, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो पोटेंशियल एनर्जी वाली का यूज करते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है तो फ्री पार्टिकल वाली का यूज करते हैं। जैसे कि इससे पहले जो मैंने यूज की वो टाइम इंडिपेंडेंट तो थी लेकिन फ्री पार्टिकल वाली थी। क्यों? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो बच्चों यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट वाली तो यूज कर ही रहे हैं लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाली यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सा फॉर्मूला था बताओ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस का v इंटू साई बराबर 0। ये पहले डेरिवेशन करवा चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, जिस बच्चे को पता होगा, जिसने पढ़ी है, ये वाली थी। बहुत सारी जगह बस यही इक्वेशन यूज होती है, कई सारी जगह ऐसी इक्वेशन यूज होती है जहाँ पार्टिकल फ्री रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और मैक्सिमम टाइम ये यूज होती है ना। यही इक्वेशन यूज होती है सारी जगह। फ्री पार्टिकल होगा तो v बराबर 0, नहीं होगा तो v। अब यहाँ तो v है ना, पहले से पता है ना आपको v कितना है, ये तो ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट वाली तो एक आध जगह यूज होती है, उसमें लिखा भी रहता है कि यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रही है ये वाली चीज। आगे चल के डेरिवेशन आएगा उसमें बताऊंगा आपको। तो ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वांटम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं, पहले तो v की वैल्यू रख दो। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस डी की जगह क्या रखेंगे, 1/2 के एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। मतलब कोई दिक्कत है क्या इसमें, साई बराबर 0 सभी को दिख रहा है। इधर से इसका मल्टीप्लाई करो, इधर से इसका मल्टीप्लाई करो, क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो प्लस 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर और इनटू में साई माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम के अपॉन एच कट का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एक्स स्क्वायर और साई बराबर 0। ये लिख दिया। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है
सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सरल आवर्त गति का, तो उसमें लिख के आता है कि आपको कौन सा एक्सप्लेनेशन करना है। क्लासिकल करना है तो जो मैंने कल रिवीजन क्लास ली थी ना आपकी 9 बजे के बाद, वो करना पड़ेगा क्लासिकल के लिए, चिर सम्मत बोलते हैं हिंदी में। और क्वांटम करना है तो फिर ये करना पड़ेगा आपको। दोनों में से एग्जाम में एक ही पूछता है, दोनों में से एक। ठीक है, करके आपको दोनों ही जाने हैं, जो पूछ ले। क्लासिकल थोड़ा सिंपल है, क्वांटम थोड़ा सा टफ है। क्वांटम में थोड़े से एज्यूम एजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का एम के अपॉन एच कट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर इंटू साई। बाकी सारे इसको हमने इधर ही रखा, इसको हम उधर ले गए, ये आ गए। अब देखो इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है यार, इतना टफ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट आप दिए हुए हैं यहाँ पर देखो, ये इनको कुछ लेट कर लेंगे। बाद में भले इनकी वैल्यू रख देना, बाद में भले इनकी वैल्यू रख देना। हम क्या करेंगे, पहले इनको लेट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, एम के अपॉन इसको दिया है, उसको मैंने लेट कर लिया, एम के अपॉन एच कट का स्क्वायर, ये मैंने लेट कर लिया है। कुछ भी मान लो, अल्फा स्क्वायर मान लिया। बाद में भले इनकी वैल्यू रख देना, क्या रख दिया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मान लिया। फिर ये जो लिखा हुआ है ना, माइनस का या प्लस का लिख देना, प्लस का 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर मान लिया मैंने एप्सिलॉन। माइनस के साथ भी मान सकते हो, प्लस के साथ भी मान सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस मानना है कि प्लस मानना है। उससे डेरिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बता दें, डेरिवेशन का इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस या प्लस दोनों मान सकते हो। तो यार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का, ये मान लिया था मैंने अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई, ये मान लिया मैंने पूरा एप्सिलॉन के बराबर, तो आ जाएगा माइनस का एप्सिलॉन इंटू साई, ये मान लिया। वो आपकी मर्जी है, इसको आप कुछ भी मानो, अल्फा मान लो, अल्फा स्क्वायर मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, जो भी मानना है आपको। बाद में आपको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ये भी आपने कुछ लेट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, v की वैल्यू रखी, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इधर से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया। इस टर्म को मैं इधर ले आया और इसको मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, इसको भी एज्यूम कर लिया, तो ये बन गया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ में एक्स स्क्वायर नहीं होता, केवल एक्स होता, तो आप सॉल्यूशन लेट कर लेते। भाई इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, जैसे मैं ये लिखूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, कुछ भी लिखा हो, जीरो लिखा हो या नॉन जीरो लिखा हो, तो इसका सॉल्यूशन तो हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि इसका सॉल्यूशन हो जाए, तो कैसे भी नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन बन जाए तो कभी नहीं हो सकता। ये जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म आप देख रहे हो, यही इस इक्वेशन को डिफिकल्ट कर देता है। ये अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता, यहाँ एक्स होता, तो आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते। CFPI भी पढ़ा है आपने, CFPI की मदद से निकाल लेते या वैसे एज्यूम कर लेते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के होने के कारण इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो गया है। और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है मैथमेटिक्स में, अनंत स्पर्शी हल, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। अनंत स्पर्शी हल, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, उसकी मदद से ही फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अनंत स्पर्शी हल, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, अनंत स्पर्शी हल। अनंत स्पर्शी हल की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। अनंत स्पर्शी हल आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। क्या करते थे उसमें, उसमें रहता था x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अनंत स्पर्शी है ना, तो x की वैल्यू कहां तक रहेगी, इनफाइनाइट तक। x अप्रोच करेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। x अप्रोच करता है कहां तक, इनफाइनाइट तक। बच्चों x अगर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट तक,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी अप्रोच करेगा इनफाइनाइट तक। भाई x टेंस टू इनफाइनाइट है तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंस टू भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो उसके कंपैरिजन में, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आप एप्सिलॉन को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो इसको। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन का अनंत स्पर्शी हल का मतलब होता है x टेंस टू इनफाइनाइट, और x की वैल्यू अगर अप्रोच करती है इनफाइनाइट की तरफ तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी तो अप्रोच करेगा इनफाइनाइट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू एप्सिलॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी तो आप इसको नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हालांकि डिफिकल्ट तो अभी भी है, क्यों, एक्स स्क्वायर है, लेकिन बस अब थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया है कि राइट साइड में 0 आ गया। तो राइट साइड में 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मान भी सकते हो आप। लेकिन अगर राइट साइड में 0 नहीं होता तो कैसे भी सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं था, फिर कैसे एज्यूम करते। समझ में आ रहा है, फिर तो सी एफ पी आई भी नहीं लगा सकता बंदा। तो राइट साइड में 0 नहीं है, वो सॉरी 0 आ गया है, इस कारण से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। डिफिकल्ट तो अभी भी है। अगर यहाँ सिंगल एक्स की पावर होती ना, सिंगल एक्स, तो तुरंत एक लाइन में खत्म हो जाता। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, अनंत स्पर्शियल, उसमें एक्स हमेशा इनफाइनाइट होता है, इसीलिए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप एप्सिलॉन की कंपैरिजन में बहुत बड़ी मान सकते हो, तो इसको 0 मान सकते हो, ये 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मिटाते हैं इसको। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक ही है, ये एक आध और आएगी तो आएगी, इसमें असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन लगते हैं। अब क्या है इसमें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। ये अल्फा की एप्सिलॉन की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। इसका सॉल्यूशन हमने लेट कर दिया, साई बराबर लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साई बराबर e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आप सोच रहे हो कि e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही क्यों लेट किया है, क्यों, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इसका दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो यही आएगा रखने के बाद 0। देखो चेक करके दिखाता हूँ अभी आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशियल करके यही इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो आप। देखो कैसे, प्लस माइनस इसलिए लिया है कि बार बार आपको चेक ना करना पड़े, कि प्लस के लिए अलग चेक, माइनस के लिए अलग करोगे, दोनों सेटिस्फाई कर रही है, एक ही सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे इसको, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर इसीलिए, तो दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएंगे, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखो सबसे पहले डिफरेंशियल करो इसका, डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, ई की पावर का डिफरेंशियल वही होता है प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का करेंगे तो प्लस माइनस तो है, अल्फा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा एक्स आ जाएगा, अल्फा एक्स आ गया। एक बार और डिफरेंशियल कर दो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस को आप बाहर निकाल देना, और नहीं निकालना है तो फर्स्ट सेकंड लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं भी निकालोगे तो भी हो जाएगा वो तो। देखो कैसे डायरेक्ट करूं तो e की पावर का डिफरेंशियल क्या होता है, या e की पावर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का डिफरेंशियल प्लस माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, प्लस 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 माइनस अल्फा एक्स से प्लस माइनस अल्फा एक्स से प्लस माइनस अल्फा एक्स से e की पावर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, e की पावर का डिफरेंशियल करेंगे फिर से तो e की पावर वही रहेगा अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2
और फिर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू टू कटेगा, प्लस माइनस अल्फा एक्स। फर्स्ट सेकंड लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस आता है बीच में, सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल दिया, प्लस माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा एक्स, तो प्लस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस अल्फा बचा रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया। अब आपको मालूम है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है, अप्रोच करती है इनफाइनाइट की, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो अल्फा को इनके कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं, तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं साई, ये तो नेगलेक्ट मान के छोड़ दिए, इस पूरे को लिख सकते हैं साई, इसको इधर ले आओ, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू साई बराबर, ये देखो वही इक्वेशन आ गई, ये दोनों वही इक्वेशन आ गई, आया कि नहीं आया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा को नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोच करती है इनफाइनाइट की तरफ, बताओ, और इसकी जगह लिखा साई, ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अब इसमें से दो में से एक सॉल्यूशन होगा, ये जो दो सॉल्यूशन बताए थे मैंने, एक तो ई बताया था सॉल्यूशन साई बराबर प्लस माइनस ई की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उन दोनों में से एक होगा, या तो प्लस वाला या फिर माइनस वाला, और हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों हो, क्योंकि सेटिस्फाई तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन बता सकते हो कौन सा वाला होगा, प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा कि दोनों होंगे, बताओ, बोलो। ये तो श्रद्धा माइनस दिख रही है। वाला, हाँ माइनस वाला होगा। श्रद्धा दिख रहा है, श्रद्धा यस सर। माइनस वाला होगा, क्यों होगा, ये भी बताओ, गौरी बताओ क्यों होगा, माइनस वाला तो होगा, लेकिन क्यों होगा ये तो बताओ। सर क्योंकि इसमें माइनस वाले में जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, इस वजह से। एक्स तो की वैल्यू, तो उसमें क्या मतलब होगा, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो फिर ये जो हमारा एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है इसको ये ओबे करेगा, साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको ओबे करेगा ना, तो इस वजह से ये होगा पॉसिबल। अच्छा चलो, तो मिटाता हूं इसको, तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सर वीडियो नहीं आ रही। तो साई बराबर कौन सा वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, नेगेटिव वाला, अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन,
ये सॉल्यूशन हो जाएगा साई बराबर नेगेटिव वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव वाला साई बराबर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है? इसमें ये वाला सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर हम बोलते हैं, x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट बोलते हैं तो साई अप्रोच टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ भाई। x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ पर तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो साई 0 के लगभग हो जाएगा। और साई अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? साई स्क्वायर के बराबर होती है। और वही तो होता है। ये फर्स्ट यूनिट में भी बताया था मैंने कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। इसीलिए नेगेटिव वाला सॉल्यूशन हो जाए। अगर मान लो कोई बच्चा प्लस वाला लेता है तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट का साई इनफाइनाइट मिलेगा। जैसे मैं अगर बोलूं प्लस वाले के लिए, बोलूं साई बराबर e की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके लिए बोले तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो उस पर साई क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस का। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट सॉरी, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट कहाँ हो सकती है? ये। और वैसे भी क्या है आपको मालूम है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर अगर x की रेंज इनफाइनाइट तक बढ़ा दी जाए तो पार्टिकल को फाइंड नहीं किया जा सकता। कहाँ मिलेगा पार्टिकल? कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो है नहीं। 1 पर मिलेगा, 2 पर मिलेगा, 3 पर मिलेगा, ये तो पता नहीं है। तो पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन कोई बता नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसीलिए उसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? नेगेटिव वाला। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो बेटा आप तो सॉल्यूशन नेगेटिव वाला इसलिए हुआ क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना इनफिनाइट नहीं हो सकती, इसलिए सॉल्यूशन नेगेटिव वाला हो गया। बिल्कुल। x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक नंबर होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्टिकल कहाँ मिलेगा तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 1 से 2 तक मिलेगा कि 2 से 4 तक मिलेगा। तो इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है फाइंड होने की। और वो हमें यहाँ से मिल भी रहा है। जब हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे ना तो साई हमें 0 मिल रहा है और साई 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। इसीलिए बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सभी बच्चों को? अब है आपका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन ये तो अपन ने x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू को इनफाइनाइट मान के अपन ने वगैरह वगैरह करके कर लिए पूरा। लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो पूछता है कई बार एग्जाम में। क्वांटम इंटरप्रिटेशन का जनरल सॉल्यूशन ही पूछता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, फिर आप हर कंडीशन में वहीं से उसी सॉल्यूशन को देख के, जैसे नहीं होती, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने एनर्जी की वैल्यू निकाल ली एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma², तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आपसे कहूँ n बराबर 1 पर एनर्जी, आप तुरंत बता दोगे। 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, सब पर बता दोगे। और जैसे मान लो मैंने एनर्जी निकाली ई बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8ma², वो एन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। फिर मैंने आपसे कहा एन बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो आप ये कहोगे बराबर ही होगी एनर्जी 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, फिर भले ही बराबर हो या ना हो, है ना। तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो आप एक बार फाइंड कर लो, फिर आप किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी कोई भी कंडीशन हो, उस सॉल्यूशन से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सारी चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं।
तो हमने जो सॉल्यूशन अभी निकाला था उसमें कुछ नहीं करना है, जो अभी सॉल्यूशन मैंने माना था ना उसी में बस साई बराबर एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, एफ सफिक्स में एक्स, एफ भी लिख सकते हो उसको। एफ सफिक्स में एक्स इसलिए लिखा है कि कम से कम आपको दिक्कत ये ना हो, एफ सफिक्स में एक्स इसलिए लिखा है कि आपको ये लगे कि भाई जो मैंने सॉल्यूशन माना है वो एक्स का फंक्शन है। क्या सॉल्यूशन आया था? माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। साई बराबर मैंने सॉल्यूशन लेट कर लिया एफ, एफ जनरल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और भी सॉल्यूशन तो निकाला ही चाहिए। सफिक्स में एक्स इसलिए लगा दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो एक्स वाली इक्वेशन के लिए है, इसीलिए एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स बस। बाकी आप एफ भी लिख दोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सॉल्यूशन आपने अभी निकाला था, जो आपने निकाला था उसमें फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, अब फंक्शन फिर कुछ भी होता जाए। चलो तो ये आ गया। अब निकालते हैं फर्स्ट से, पहले तो डिफरेंशियल करो, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने अभी बताई थी ना आपको लास्ट में निकाली थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो वाली स्टार्टिंग में भी निकाली थी, उसी में वैल्यू रखना है। चलो पहले डबल मैं बताता जाऊंगा, पहले डिफरेंशियल करो इसका, जो चीज मिटा दी है उसको अभी सुनाने से बताऊंगा। पहले डिफरेंशियल करो, फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट सेकंड लगाओगे इसको एफ ही मान के चलना। सफिक्स में एक्स का मतलब होता है एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स बस। चलो तो फर्स्ट फंक्शन से तो एफ भी लिख सकते हो, और एफ लिखने के साथ एफ एक्स लिख दोगे तो भी गलत नहीं करेगा आपको। फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का डिफरेंशियल माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसका करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स प्लस सेकंड फंक्शन से यानी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से, और f
क्या क्या करें तो ये हुआ देखो ये पावर है -5 बोलो बोलो इसमें से कॉमन आ गया क्या निकालेंगे इसमें से तो ये पावर कॉमन आ गया इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है सॉल्व करने की तरीके मुझे नहीं पता पहले सॉल्व किया था कैसे किया था मैं अपनी तरीके से कर रहा हूं तो आप जैसे करो तो यहाँ हमारे 5% मिलेंगे तो यहाँ अल्फा हो जाएगा अल्फा हो जाएगा हमारे माइनस हो जाएगा ठीक है तो वो वाला हुआ है तो माइनस हो जाते हैं ये माइनस हो जाते हैं तो क्या करेंगे माइनस का ये की बार माइनस का 1/5 into del L यहाँ ठीक है तो इसमें कोई कॉस्ट आ रहा है तो पूरा निकाल ये
This question value use P है उसमें साई नहीं आएगा सेकंड स्टेप में माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई था ना साई शायद पहले वाली थी उसमें हमारे साथ कॉमन लेकर चल जाएगा
क्या मैं इसको
इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। फिर क्या लिखेंगे? रूट अल्फा अल्फा इसका डेफिनेशन हो जाएगा x अपॉन del y स्क्वायर। फिर डेफिनेशन क्या जाता है? इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? इसकी जगह पे क्या जाएगा? अल्फा del x स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर। here minus 2 अल्फा x की जगह क्या है? y अपॉन रूट अल्फा y अपॉन रूट अल्फा y अपॉन रूट अल्फा। अल्फा x की जगह क्या है? अपॉन अल्फा del x की जगह क्या है? रूट अल्फा del अपॉन del y ये फिर उसके बाद ये एक्सेल माइनस अल्फा अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। अल्फा फिर अल्फा del x अपॉन del y स्क्वायर माइनस रूट अल्फा कैसे हो जाएगा? 2 अल्फा y और del y प्लस एक्सेल माइनस अल्फा और ये बराबर मतलब कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई इसमें से जो अब क्या h बाजार का अल्फा डिवाइड कर दो कितना जाएगा? h अपॉन del y स्क्वायर और अल्फा डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2 polynomial differential ये इस स्टेप में निकल सकते हो इतना ही आएगा आज। फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन है टाइम लग जाएगा ना ये घंटा सर ये लास्ट ईयर क्या आया? ये जो हमने लास्ट ईयर में कहा हाँ तो थोड़ी इसके बाद करने के बाद वो तो करना ही पड़ेगा कोई मिलेगा और माइंड करना पड़ेगा फिर बात करने का और जब आएगा क्लास से जब लिखता है वन ज्यादा करता है तो पूरी करनी पड़ेगा इसके बाद करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर। बड़ा हो तो क्या देना आपको 6 नंबर हुए वो दे देगा उतने मार्क्स का। अगर क्वांटम मैथमेटिकल व्यापक है आगे निकालना पड़ेगा। क्वांटम निकालना पड़ेगा। अब तो क्या आएगा? और एक आएगा सब वो भी इसका भैया ही है।
वाला बड़ा है, सर सरल नहीं है। वन डायमेंशनल वाला सिंपल है। हाँ सर, वो आया प्रीवियस एग्जाम में कई सारे आए। पोटेंशियल वाला हाँ, वन डायमेंशनल वाला बॉक्स वाला। ये और बेवकूफ वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो वो तो दोनों सेम दिखते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए तो। नहीं तो उसमें लिख के आएगा आपका, एक विभव कूप लिख के आएगा, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, तो वो कर देना, और अगर नहीं लिख के आया तो फिर ये कर देना। सर उन दोनों क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन लेट करते हैं ना, तो वो अलग अलग क्यों करते हैं? मतलब इक्वेशन तो एक ही रहती है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपसे कहूं x² + 5x + 6 इसके फैक्टर निकालो, तो आप तुरंत निकाल दोगे x + 2 और x + 3 बराबर 0। और मैंने आपसे कहा x² + 3x + 7 के फैक्टर निकालो, तो फिर ऐसे नहीं निकाल पाओगे, आपको धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन फैक्टर आ जाएंगे आपके। ऐसे भी निकालोगे तो भी निकल आएंगे, लेकिन बहुत कसरत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसकी आप धराचार्य से निकालोगे। जबकि आपको मालूम है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों के सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। तो ऐसे ही उसमें रहता है कि दोनों के सॉल्व करने के तरीके अलग हैं, बाकी दोनों का काम एक ही है। सर उसमें दोनों में ही आंसर भी सेम आता है और सॉल्यूशन भी लगभग सेम है पूरा। मैं बोलता रहा हूँ आंसर, जैसे इसको अगर आप धनाचार्य से करोगे तब भी यही फैक्टर आएंगे आपकी, और वैसे करोगे तब भी यही फैक्टर आएंगे, तो आंसर वही आएगा आपका, लेकिन सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं। दोनों तरीके से करना पड़ेगा, दोनों तरीकों से करना पड़ेगा। अगर दोनों एक से कर दिए सर तो वो गलत कर देंगे क्या? नहीं, अब देखो नंबर तो काट ही लेगा कुछ ना कुछ, अगर मान लो आप कर भी देते हो तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स काट ही लेगा। बाकी आप करके आओ, मान लो आपको नहीं आता है तो करके आना ही नहीं है, कि वो तरीका लगा दो या ये तरीका लगा दो, जो आपकी मर्जी करे। लेकिन अगर जो पूछा है वही करोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो कुछ मार्क्स काट लेगा आपके, क्योंकि आंसर सेम तो आ ही रहा है। तो जैसे पूछा है वैसे ही करो आप। हाँ सर, वो सॉल्यूशन तो पूरा ही सेम है, बस इक्वेशन लेट वाली अलग मानी है बस बाकी सब डायग्राम भी सेम है ना, सब कुछ वो सेम तो है। पूरा सेम है। हाँ, सर पूरा सेकंड सेम है। क्वेश्चन में दिल्ली वाला क्वेश्चन आया था, तो ऐसे लिखा था कि सरल आवर्त गति के लिए क्वांटम विवेचना कीजिए और ये चिरसम्मत यांत्रिकी से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन सर पूरा करना पड़ेगा, क्लासिकल भी और ये भी पूरा। अब देखो आप पूरा पूछ लिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, क्वांटम भी करो क्लासिकल भी करो। हाँ, तो क्लासिकल में तो same ऐसे ही आया था, पेपर में पूरा भी ही ऐसे ही करना आता है। पड़ेगा। हाँ, पेपर में भी सर ऐसे ही आ सकता है। पेपर में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। 3 घंटे में फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। एक ही करके आना ना, क्या दिक्कत है? सर और वाला कर देना ना, वन डायमेंशनल बॉक्स वाला आएगा सर, और में देख लेना। अब देखो कौन सा आता है, हो सकता है तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, आगे करेंगे इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम पे।